हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की जो है दूसरी क्लास। तो आप लोगों ने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी क्या दी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर वहां से भी आपको अगर लिंक नहीं मिल रही हो तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जितनी भी वीडियो मैं डालूंगा उसकी सारी की सारी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इससे ऊपर का जो है हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ तक, और यहाँ से अब हम सेकंड पार्ट जो है शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं जन्म द्रव्य संरक्षण, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। ठीक है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि जन्म द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना जिससे उसके नष्ट होने की निम्नतम आशंका हो, तथा इसकी प्रविष्टियों को या तो सीधे खेत में उगाया जा सके अथवा खेत में उगाने के लिए सफलतापूर्वक तैयार करने की प्रक्रिया जन्म द्रव्य संरक्षण कहलाती है। जन्म द्रव्य संरक्षण की दो विधियां होती हैं, एक तो होती है स्वस्थान संरक्षण और दूसरी होती है बाह्य स्थान संरक्षण। स्वस्थान संरक्षण को हम पढ़ लेते हैं। तो स्व स्थान संरक्षण में क्या बताया गया है कि जब जन्म द्रव्य को उसी स्थान जिसमें वह प्राकृतिक रूप से उगता है संरक्षित किया जाता है तो उसे स्व स्थान जन्म द्रव्य कहा जाता है, संरक्षण कहा जाता है। स्व स्थान जन्म द्रव्य संरक्षण कहा जाता है जिस क्षेत्र को मानव गतिविधियों से परिघोषित करके ऐसी ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जन्म द्रव्य को कोई खतरा नहीं हो। ऐसे सुरक्षित क्षेत्र को जीन से सेक्चुअरी कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा जो है वो है बाह्य स्थान संरक्षण, एक्स साइटो और कंजर्वेशन। तो इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है कि जन्म द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित करना बाह्य स्थान संरक्षण कहलाता है। बाह्य स्थान संरक्षण निम्न रूप में किया जा सकता है। कौन से रूप में किया जा सकता है? पहला बीज बैंक, सीड बैंक और पादप या क्षेत्र बैंक, प्लांट और फील्ड बैंक, प्ररोहाग्र बैंक, शूट टिप बैंक, कोशिका एवं अंग बैंक, सेल एंड ओरिजिन बैंक। फिर उसके बाद पांचवी है डीएनए बैंक। उसके बाद देख लेते हैं जन्म द्रव्य संग्रह। जन्म द्रव्य संग्रह के बारे में क्या बताया गया है? जन्म प्लाज्म कलेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी भी फसल एवं उसके जंगली संबंधियों की बहुत सी किस्मों या जीन प्रारूपों के संग्रह को उस फसल का जन्म द्रव्य या जीन बैंक कहते हैं। जन्म द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं, एक्टिविटीज इन जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि जन्म द्रव्य संरक्षण में की जाने वाली क्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वर्गों में? एक तो संग्रह कलेक्शन में, और दूसरा है संरक्षण कंजर्वेशन में, और तीसरा है मूल्यांकन एवोल्यूशन में, और चौथा है सूचीबद्ध कैटालॉगिंग में, और पांचवा है इसमें गुणन एवं वितरण मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा है उपयोग यूटिलाइजेशन। इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है कि जन्म द्रव्य संग्रह जिसमें किसी फसल एवं उससे संबंधित प्रजातियों के विश्व भर से एकत्रित किए गए विभेद हों उसको क्या कहते हैं? विश्व संग्रह कहते हैं। भारत में ENBPGR में भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक, इंडियन नेशनल जीन बैंक स्थित है। इस जीन बैंक के अंतर्गत जन्म द्रव्य को बीज बैंकों, क्षेत्र बैंकों, मंद वृद्धि कल्चर एवं निम्न ताप संरक्षण जाइगोट भ्रूणों के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो NBPGR मुख्यालय के बीज बैंक में जन्म द्रव्य को आधार संग्रह बेस कलेक्शन के रूप में लंबी अवधि के लिए अनुरक्षित किया जाता है, जबकि सक्रिय संग्रहों एक्टिव कलेक्शन को मध्यम अवधि के लिए ब्यूरो मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय स्टेशनों पर अनुरक्षित करते हैं। उसके बाद पादप पुनर्स्थापन प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि पुनर्स्थापन के द्वारा एक ही वर्ष में अतिशीघ्र शस्य सुधार किया जा सकता है, परंतु इसकी सफलता अनुकूलन एक्लीमेजेशन पर निर्भर नहीं होता है। तो अनुकूलन एक्लीमेटिजेशन किस पौधे अथवा पौधों का नए परिवर्तन वातावरण में अभ्यस्त होना तथा अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेना ही अनुकूलन कहलाता है। और उसके बाद देख लेते हैं इसके प्रकार। पुनर्स्थापन के प्रकार। प्राथमिक पुनर्स्थापन, जब पुनर्स्थापन किस्म को बिना किसी चयन के नई किस्म के रूप में विमोचित कर खेती के लिए वितरित किया जाता है तो इसे प्राथमिक पुनर्स्थापन कहते हैं। द्वितीय पुनर्स्थापन, जब पुनर्स्थापित किस्मों में चयन करके या उनका किसी स्थानीय किस्म से संकरण करके नई उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है तो इसे द्वितीय पुनर्स्थापन कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया। प्रोसीडर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। पादप पुनर्स्थापन में कुल 6 क्रियाएं या चरण होती हैं। 6 क्रियाएं या चरण होते हैं। एक तो हो गया है अर्जन। तो अर्जन में क्या बताया गया है कि प्रोक्योरमेंट, वांछित जीन द्रव्य या
किस्म को प्राप्त करने को अर्जन कहते हैं। सभी पादप पुनर्स्थापन राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR नई दिल्ली के माध्यम से होना अनिवार्य है। संगरोध क्वारंटाइन बाहर से आयातित बीजों तथा पादप उत्पादों का रोग कीट एवं खरपतवारों से मुक्त होना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को संगरोध कहते हैं। सूचीबद्ध कैटलॉगिंग ब्यूरो को प्राप्त होने वाले सभी विभेदों स्ट्रेन्स या प्रविष्टियों इंट्राइज को एक क्रम संख्या सीरियल नंबर में निर्दिष्ट किया जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक प्रविष्टि की प्रजाति किस्म उद्गम ओरिजिन अनुकूल एडेप्शन अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स आदि रिकॉर्ड पर लिए जाते हैं। और इसमें चौथा पॉइंट दिया गया है कि मूल्यांकन एवोल्यूशन ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी प्रविष्टियों को ब्यूरो के ईसापुर प्रक्षेत्र तथा अन्य 4 केंद्रों पर उगाया जाता है। इन प्रविष्टियों का उपज तथा अन्य अभिलक्षणों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। और उसके बाद 5वां बताया गया है कि गुणन एवं वितरण मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब परीक्षणों में किसी प्रविष्टि की उपज तथा अन्य अभिलक्षण प्रचलित उन्नत किस्मों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट होते हैं तो ऐसी प्रविष्टि को नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है। ऐसी किस्मों के बीज का उत्पादन तथा वितरण बीज निगमों द्वारा किया जाता है। उसके बाद पादप पुनर्स्थापन के लाभ एडवांटेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके द्वारा नई फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। पुनर्स्थापन द्वारा बिना चयन तथा संकरण किए नई उन्नत किस्में प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे समय श्रम एवं धन की बचत होती है। फसलों को नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करके उनकी रोगों व कीटों से रक्षा की जा सकती है। वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक पादप प्रजातियां प्राप्त की जा सकती हैं। उसके बाद देख लेते हैं पादप पुनर्स्थापन के दोष। तो इसमें क्या बताया गया है कि पुनर्स्थापन विभेदों के साथ खरपतवारों का प्रवेश हो जाता है, जैसे सत्यानाशी गेहूं सा खरपतवार। और उसके बाद बताया पुनर्स्थापित किस्मों के साथ देश में नए रोगों के रोगजनक भी प्रवेश कर जाते हैं, जैसे श्रीलंका से काफी किट आदि। और उसके बाद देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि कई पुनर्स्थापित प्रजातियां अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में फैल जाती है, जैसे जलकुंभी। और चौथा पॉइंट क्या बताया गया कि कुछ पुनर्स्थापित प्रजातियों से परिस्थितिक और संतुलन पर खराब प्रभाव पड़ता है, जैसे यूकेलिप्टस से भूमिगत जल भंडारों में कमी। उसके बाद बताया गया है पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियां। तो इसमें क्या बताया गया कि भारत में पादप पुनर्स्थापन द्वारा अनेक फसलें एवं किस्में प्राप्त हुई हैं। नई फसलें कौन कौन सी? आलू, मक्का, मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर, गन्ना, पपीता इत्यादि। और नई किस्में कौन सी हैं? धान की TN1, IR8, IR28, IR36 किस्में, गेहूं की रिडले, लरमा, रोहो एवं सोनारा 64 इत्यादि। उसके बाद पढ़ लेते हैं पुनरोत्पादन रीजनरेशन। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि किसी प्रविष्टि के बीजों या प्रवर्धियों की खेत में उगने तथा इन पौधों से इस प्रविष्टि के नए बीज या प्रवर्धियों को प्राप्त करने की क्रिया को पुनरोत्पादन कहते हैं। जनन द्रव्य संग्रहों की प्रविष्टियों को प्रत्येक कुछ वर्षों बाद पुनरोत्पादित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बीज प्रवर्धियों की जीवन अवधि सीमित होती है और सभी फसलों के बीजों की अंकुरण क्षमता भंडारण अवधि के साथ घटती जाती है। और उसके बाद अनुवांशिक अपर्दन जेनेटिक एरोशन के बारे में बताया गया है कि कृष्य प्रारूपों एवं उनकी जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता में धीरे धीरे कमी होने को अनुवांशिकता अपर्दन कहते हैं। अनुवांशिक अपर्दन के मुख्य कारण हैं। क्या मुख्य कारण है? पहला है विविधतापूर्ण देशी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्मों का व्यापक स्तर पर उगाया जाना, और दूसरा है कि खेती की सुधारी पद्धतियों के कारण बहुत सी फसलों के जंगली प्रारूप समाप्त होना। और उसके बाद जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण जंगली क्षेत्रों को खेती का चारागाह के लिए उपयोग में लाना। और उसके बाद औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए जल विद्युत परियोजनाएं, औद्योगिक क्षेत्रों, रेल, सड़कों, भवनों आदि का जंगली क्षेत्रों में निर्माण होना। और उसके बाद 5वां बताया किसी नई खरपतवार प्रजाति के पुनर्स्थापन इंट्रोडक्शन के कारण फसलों के जंगली संबंधियों का आंशिक या पूर्ण लोप होना। और उसके बाद देख लेते हैं उद्गम केंद्र, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। एक रूसी अनुवांशिकीविद वैविलोव ने पूरे संसार की फसलों एवं उनके जंगली संबंधियों के बहुत से विभिन्न प्रारूपों को संग्रह करके व्यापक अध्ययन किया। इन अध्ययनों के आधार पर उसने सुझाव दिया कि फसलों का जंगली प्रजातियों से उद्गम संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हुआ। इन क्षेत्रों को उन्होंने उद्गम केंद्र
कहा। महत्वपूर्ण इसमें बताया गया है कि महत्वपूर्ण फसलों के प्राथमिक उद्गम केंद्र, तो इनके प्राथमिक उद्गम केंद्रों के बारे में बताया गया है। प्राथमिक उद्गम केंद्र इधर है और फसलें ये इधर हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चीन में क्या उगाया जाता है, तो सोयाबीन, मूंगफली और बैगन। भारत में धान, अरहर, चना, लोबिया, मूंग, गन्ना, काली मिर्च, आम, हल्दी, केला। मध्य एशिया या अफगानिस्तान में गेहूं, ट्री एस्टिव, ये क्या लिखा है, ट्री एस्टिवम और अलसी, तिल, गाजर। और अफगानिस्तान में प्याज, लहसुन, बादाम, अंगूर, सेब। एशिया माइनर या पार्शिया, तो राई, लूसर्न, पत्ता गोभी, जई, अंजीर, अनार, अंगूर एवं बादाम। और भूमध्य सागरीय में क्या उगाया जाता है कि जौ, मटर, पत्ता गोभी, प्याज, सेम, ज्वार। और एबिसीनिया में क्या, बाजरा, मसूर, कुसुम, अरंड और काफी, भिंडी। और मध्य अमेरिका में मक्का, राजमा, सेम, शकरकंद, तरबूज, खरबूज, मिर्च, पपीता, अमरूद। और दक्षिण अमेरिका में आलू, मक्का, मूंगफली, अनानास, टमाटर, तंबाकू, रबर इत्यादि उगाए जाते हैं। और इसमें देख लेते हैं उद्गम केंद्र के प्रकारों के बारे में। तो उद्गम केंद्र के प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। प्राथमिक उद्गम केंद्र जो है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजातियों से होने का विश्वास किया जाता है, उस क्षेत्र को उस फसल का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहा जाता है। और द्वितीयक उद्गम केंद्र, सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन किसे कहते हैं, तो ये देख लेते हैं। जिन क्षेत्रों में किसी फसल के कृषि प्रारूपों, कल्टीवेटेड फॉर्म्स में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, उसे उस फसल का द्वितीय उद्गम केंद्र कहा जाता है। संकर देख लेते हैं इसके। हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें परिभाषा के बारे में बताया गया है कि दो विभिन्न जीन प्रारूपों वाले पौधों में से एक विभेद के परागणों से दूसरे विभेद के पुष्पों का परागण करने तथा इन परागणों से संतति प्राप्त करने को संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि संकर शस्य सुधार की सबसे अच्छी आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि है। यद्यपि संकर की क्रिया का ज्ञान प्राचीन काल से ही था, परंतु फसलों में सुधार करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग 1900 ईस्वी में मेंडल आनुवंशिकता के नियमों, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के पुनः अन्वेषण के बाद ही किया जाने लगा था। और संकरण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि संकरण का निम्नलिखित में से कोई एक उद्देश्य हो सकता है। एक पहला दिया गया है कि संकर बीज उत्पादन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। और दूसरा दिया गया आनुवंशिक विविधता का उत्पादन, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। और उसके बाद संकर के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद संकर के निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अंतर प्रभेदी संकरण, इंटरवेराइटियल हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार के संकरणों में एक ही जाति विभिन्न किस्मों में संकरण किया जाता है। पादप प्रजनन में अंतर्प्रभेदी संकरण का ही सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है, दूरस्थ संकरण, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। जब दो विभिन्न प्रजातियों में संकरण किया जाता है तो उसे अंतरजातीय संकरण कहते हैं। ये दोनों प्रजाति एक ही जीन्स या अलग अलग जीन्स की हो सकती हैं। और फिर इसे दूसरे संकरण डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या विस्तृत संकरण, वाइड क्रॉस भी कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं संकर की विधि, टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पादप प्रजनन के लिए संकरण की क्रिया को निम्नलिखित 7 विभिन्न चरणों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 7 विभिन्न चरण हैं वो देख लेते हैं। संकरण कार्यक्रम की योजना बनाना, प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या बताया गया है कि संकर का मुख्य उद्देश्य नई किस्मों का विकास करना होता है, अतः प्रजनक को यह स्पष्ट निर्णय लेना होता है कि वह किस प्रकार की किस्मों का विकास करना चाहता है और इस किस्म में वह किन लक्षणों में सुधार करना चाहता है। उसके बाद बताया गया है कि जनकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। जनकों का चयन मुख्य रूप से संकरण उद्देश्य पर निर्भर होता है। जिन लक्षणों में सुधार की योजना उनका एक जनक में समुचित परिमाण में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। और फिर उसके बाद दूसरा बताया गया है कि जनकों का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ पेरेंट्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि यदि संबंधित क्षेत्र में एक या अधिक जनकों का निष्पादन ज्ञात नहीं होता है तो उन्हें 1-2 वर्षों तक उन क्षेत्रों में उगाना चाहिए। फिर उसके बाद विपुंसन, एमास्कुलेशन देख लेते हैं। परागकणों के परिपक्व होने के पहले परागकोशों या पुंकेसर को स्त्री केसर को बिना क्षति पहुंचाए किसी पुष्प से निकाल देना या परागकणों को निर्जीव कर देना विपुंसन कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं थैली लगाना, बेगिंग। वांछित परागण से बचाने के लिए विपुंसन के बाद पुष्पक्रम अथवा पुष्पों को बटर, पेपर, पॉलीथिन आदि उचित आकार की थैली में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं टैग लगाना या टैगिंग। विपुंसन पुष्पों में कागज का एक टैग बांध दिया जाता है। टैग पर कार्बन पेंसिल से
निम्नलिखित सूची नोट की जाती है। निम्नलिखित सूची जो है नोट की जाती है। ये सूची जो बताई गई है ये है, इधर है। पहली, विपुंसन की तिथि और परागण की तिथि एवं मादा तथा नर जनकों के नाम। उसके बाद देख लेते हैं परागण पोलिनेशन। नर जनक के परिपक्व एवं उर्वरक परागणों को एकत्रित करके वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर डालने को परागण कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सातवां क्या है कि F1 बीजों को एकत्रित करना व उनका भंडारण, कलेक्शन ऑफ F1 सीड्स एंड देयर स्टोरेज। प्रत्येक संकर से उत्पन्न बीजों को सावधानी पूर्वक अलग अलग एकत्रित करके कागज के लिफाफे में रखते हैं। भंडारण के लिए इनमें से कोई उपयुक्त कीटनाशक मिलाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आठवां पॉइंट में देख लेते हैं क्या बताया गया है कि संकरण द्वारा प्रजनन की विधियां, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन। फसलों में प्रायः निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो वंशावली विधि, दूसरा पुंज विधि, तीसरी है प्रतीप संकरण, फिर चौथी बहुसंकरण विधि। तो इसमें वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि वंशावली विधि में F2 तथा बाद की पीढ़ियों में एकल पौधों का चयन किया जाता है तथा उनकी संततियों को अलग अलग संतति कतार में उगाया जाता है। सभी चयन किए गए पौधों के जनक एवं पूर्वज पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे वंशावली रिकॉर्ड कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि वंशावली विधि की क्रिया या प्रक्रिया। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रोसीडर ऑफ पेडिग्री मेथड। तो प्रथम वर्ष में क्या करते हैं पेरेंट्स, और इधर ये पेरेंट्स है P1 और P2। इसमें क्या बताया गया कि चुने गए जनकों में संकरण कराते हैं। उसके बाद द्वितीय वर्ष में क्या होता है F1 में क्या होता है कि पीढ़ी के पौधों को समुचित दूरी पर उगाते जिससे अधिक से अधिक F2 बीज प्राप्त हो सके। उसके बाद तृतीय वर्ष में F2 में क्या बताया गया है कि F2 पौधों को 2000 से 10,000 समुचित दूरी पर रखते हैं। इनमें से 100 से 500 उन्नत लक्षण प्रारूप वाले पौधे का चयन किया जाता है। ठीक है। फिर चतुर्थ वर्ष में F3 में क्या होता है कि चयनित पौधों के बीज से एकल पादप संततियां उगाते हैं और निकृष्ट संततियों की त्याग देते हैं एवं उत्कृष्ट संततियों में से उन्नत पौधों का चयन किया जाता है। और उसके बाद पंचम वर्ष में क्या बताया गया, पांचवें वर्ष में क्या बताया गया, F4 में क्या बताया गया कि F3 की क्रियाओं को दोहराते हैं। F3 की जो क्रियाएं वो दोहराते हैं। छठे वर्ष में F5 में क्या करते हैं, एकल पादप संततियों की 1 से 3 कतार उगाई जाती हैं और अच्छी संततियों में से अच्छे पौधों का चयन करते हैं। उन्नत व समरूप संततियों की कटाई पुंज में की जाती है। उसके बाद F6 में देख लेते हैं, 7वें वर्ष में क्या किया जाता है कि F5 की क्रियाओं को दोहराते हैं। F5 में जो क्रियाएं हुई हैं उनको दोहराते हैं। फिर F7 में देख लेते हैं क्या किया जाता है 8वें वर्ष में। तो इसमें बताया गया है कि चयनित संततियों का प्रारंभ उपज परीक्षण किया जाता है। उसके बाद 9वें वर्ष से 11वें वर्ष तक क्या होता है, F8 माइनस और F10 उपयुक्त परीक्षण में मानक से उन्नत संततियों को समन्वित उपज परीक्षण में लगाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं 12वें वर्ष में क्या किया जाता है, F11 में क्या किया जाता है कि विमोचन किस्म के बीज का गुणन एवं वितरण किया जाता है। वंशावली विधि का रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन, इधर ये नीचे रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शन है। पुंज विधि, वल्क मेथड। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग निल्सन एहिल ने 1908 में किया था। इस विधि में विसंयोजी पीढ़ियां पुंज में उगाई जाती हैं। F2 पीढ़ी या बाद की किसी पीढ़ी में उन्नत पौधों का चयन करके पादप संततियां उगाई जाती हैं और उनका उन्मूलन किया जाता है। पुंज विधि की प्रक्रिया, प्रोसीडर ऑफ वल्क मेथड। तो इसमें वल्क मेथड के बारे में बताया गया है। इसमें प्रथम वर्ष में क्या किया गया है कि चुने गए जनकों में संकरण कराते हैं और फिर द्वितीय वर्ष में F1 पौधे को समुचित दूरी पर उगाकर सभी पौधों के बीजों को क्या करते हैं, पुंज में एकत्रित करते हैं। और तृतीय वर्ष में F2 में क्या करते हैं, पुंज समष्टियों को व्यापारिक फसल की भांति उगाते हैं और कटाई व मड़ाई पुंज में करते हैं, अर्थात सभी पौधों को एक साथ काटकर उनके बीजों को मिश्रित कर लेते हैं। और F3 में क्या बताया गया है कि F2 की भांति क्रियाएं करते हैं, F2 की भांति क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। उसके बाद पांचवें वर्ष में क्या बताया गया है, F4 में बताया गया है कि F2 की भांति क्रियाएं करते हैं। और छठे वर्ष में बताया गया है कि F5 F2 की भांति क्रिया करते हैं। F5 में F2 की भांति क्रिया करते हैं। F6 में क्या करते हैं, 7वें वर्ष में F2 की भांति क्रियाएं करते हैं। और F7 में 8वें वर्ष में क्या बताया गया है कि 30 से 35,000 पौधों को समुचित दूरी पर उगाते हैं और इसमें से उन्नत लक्षण प्रारूप वाले 500 से 5,000 पौधों का चयन करते हैं एवं इनका बीज अलग अलग रखते हैं। नवम वर्ष में F8 का क्या किया जाता है, देख लेते हैं कि उपयुक्त बीजों की एकल पादप संततियां उगाते हैं, उत्कृष्ट संततियों का चयन करके उनका बीज अलग अलग रखते हैं। उसके बाद F9 देख लेते हैं, 10वें वर्ष में क्या करते हैं कि चयनित उन्नति प्रारंभिक उपज परीक्षण में लगाते हैं और फिर प्रचलित उन्नत
किस्मों को मानक के रूप में उगाते हैं। F10 F12 में क्या करते हैं, सर्वोत्कृष्ट या कुछ संततियों को समन्वित उपज परीक्षण में शामिल करते हैं और फिर मानक से उत्कृष्ट संततियों को किस्म के प्रारूप में विमोचित किया जाता है। उसके बाद 14वें वर्ष में क्या करते हैं, विमोचित किए गए बीजों का गुणन एवं वितरण किया जाता है। तो उसके बाद ये रह जाता है प्रतीप संकरण विद बैक क्रॉस मेथड। तो बैक क्रॉस मेथड से ये हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।